एक तरफ किसी भी पुलिसकर्मी को सजा देने में सिस्टम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलता है। वीडियो वायरल हुआ नहीं कि सस्पेंशन लेटर तैयार, किसी नेता या रसूखदार आदमी ने उंगली उठाई नहीं कि एक थानेदार या सिपाही को बलि का बकरा बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ जब उन्हीं पुलिसकर्मियों को बुनियादी सुविधाएं देने की बात आती है तो यही सिस्टम कछुए की चाल चलने लगता है। दशकों तक उन्हें टूटी फूटी बैरकों में रहने को मजबूर किया जाता है। एक साप्ताहिक छुट्टी उनके लिए अधिकार नहीं बल्कि एक पायलट प्रोजेक्ट या एहसान की तरह होती है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों एक पुलिसकर्मी को सजा तो तुरंत मिलती है लेकिन सुविधाएं नहीं? क्यों सिस्टम उन्हें तोड़ने के लिए तो हमेशा तैयार रहता है लेकिन उन्हें बनाने के लिए नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों हमारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इस मुद्दे पर सिर्फ खोखले भाषण देते हैं लेकिन असल में कुछ नहीं करते? आज हम इस वर्दी के पीछे छिपे कड़वे सच की परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस का असली बॉस कौन है? कानून, संविधान या फिर राजनीतिक आका? उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। पिछले कई सालों से राज्य के पास कोई स्थायी परमानेंट डीजीपी है ही नहीं। एक के बाद एक कार्यवाहक यानी एक्टिंग डीजीपी नियुक्त किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह केस में कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए ताकि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सकें। लेकिन एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति करके इस नियम की आत्मा को ही मार दिया जाता है। एक एक्टिंग डीजीपी को कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती, वो अपनी कुर्सी के लिए हमेशा मुख्यमंत्री की तरफ देखता रहता है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के अनुसार जब पुलिस का मुखिया ही कमजोर हो तो जिले के अधिकारी भी उसे गंभीरता से नहीं लेते और पूरी कमांड चेन बिखर जाती है। और जब नेतृत्व ही कमजोर हो तो सजा एक राजनीतिक हथियार बन जाती है। याद है कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड? जब जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के करीबी बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी तक पहुंची तो जांच कर रहे 2 ईमानदार आईपीएस अधिकारियों महेंद्र लाल का और अमिताभ यश को जांच में देरी जैसे बहानों के तहत सस्पेंड कर दिया गया। असली मकसद था जांच को पटरी से उतारना। इस एक घटना ने पूरी पुलिस फोर्स को संदेश दे दिया कि अगर किसी ताकतवर नेता पर हाथ डालोगे तो तुम्हारा करियर खत्म। या फिर जब जनता का गुस्सा शांत करना हो, लखनऊ में जब एक महिला से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री ने तुरंत 3 सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया और पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। एक्शन जरूरी था लेकिन जिस रफ्तार से यह हुआ वो एक उचित जांच से ज्यादा पब्लिक को दिखाने का तमाशा लगता है। इस सब का नतीजा क्या होता है? पुलिस का इकबाल यानी उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। अपराधी जानते हैं कि वो जांच करने वाले अफसर पर राजनीतिक दबाव डलवा के उसे हटवा सकता है। एक पुलिसकर्मी किसी भी रसूखदार आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचता है। और जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है तो जंगल राज शुरू होता है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप हवा में नहीं होता, इसे कानूनी ताकत मिलती है 160 साल से भी ज्यादा पुराने कानून पुलिस अधिनियम 1861 से। ये कानून आजाद भारत की जनता की सेवा के लिए नहीं बना था। इसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के ठीक बाद बनाया था। इसका एकमात्र मकसद था एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाना जो जनता को डरा कर दबा कर रख सके और ब्रिटिश राज को बनाए रखे। यह पब्लिक फ्रेंडली नहीं, पब्लिक फ्राइटनिंग फोर्स थी। और इसी कानून की धारा 3 पुलिस का अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस राज्य सरकार के हाथों में देती है। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने इस शब्द का मतलब निकाला पूरा नियंत्रण। इसी धारा की वजह से सरकारें पुलिस के तबादलों, पोस्टिंग और जांचों में सीधे दखल दे पाती हैं। ये कानून ही पुलिस को राजनीतिक कार्यपालिका का गुलाम बनाता है। इस कानून में जनता के प्रति जवाबदेही का कोई जिक्र तक नहीं है, कोई स्वतंत्र शिकायत अथॉरिटी नहीं, कोई बाहरी निगरानी नहीं। जब एक पुलिस वाला किसी नेता के गैरकानूनी आदेश पर काम करता है तो जनता के पास शिकायत करने के लिए कोई मंच ही नहीं होता। ये कानून बड़े अधिकारियों और नेताओं को बचाता है और छोटे पुलिसकर्मियों को बलि चढ़ने के लिए असुरक्षित छोड़ देता है। अगर राजनीतिक दबाव और पुराने कानून बाहरी हथकड़ियां हैं तो पुलिस के अंदर की अमानवीय काम करने की स्थितियां वो चक्की हैं जो उन्हें भीतर से पीस देती हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये एक डिजाइन है। एक थका हुआ, तनावग्रस्त और उपेक्षित बल कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली बीपीआरडी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर 90% पुलिसकर्मी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 73% को महीने में एक बार भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल पाती और जो मिलती भी है उनमें से 80% को छुट्टी के दौरान वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। ये सिर्फ काम के घंटे नहीं, ये एक अंतहीन शोषण है। और सिर पर छत, उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद माना है कि 2017 से पहले बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जीर्ण शीर्ण बैरकों में रहने को मजबूर किए जाते थे। एक सिपाही जो समाज की सुरक्षा करता है उसके पास अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं होती।
ये सब बजट की कमी का बहाना नहीं हो सकता। दशकों से राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 से लेकर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 तक दर्जनों समितियों ने इन समस्याओं पर रिपोर्ट दी है, लेकिन सरकारें इन रिपोर्टों पर बैठी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक थका हुआ, तनावग्रस्त और उपेक्षित बल जो 14 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, वो कभी भी एक गैरकानूनी राजनीतिक आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उपेक्षा राजनीतिक नियंत्रण का एक मूक हथियार है। ये 24 घंटे की चक्की सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, ये दिमाग को भी तोड़ती है। ये एक खामोश महामारी को जन्म देती है, मानसिक तनाव। स्टडीज बताती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स में डिप्रेशन की दर आम आबादी से लगभग 2 गुना है। आत्महत्या, भारत में पुलिसकर्मियों के बीच आत्महत्या की दर खतरनाक रूप से ज्यादा है, और जब एक पुलिसकर्मी अंदर से टूट जाता है तो उसका व्यवहार हिंसक हो जाता है। बीपीआरडी की रिपोर्ट खुद मानती है कि लंबे काम के घंटे और थकान जनता के साथ असभ्य और आक्रामक व्यवहार का एक बड़ा कारण है। वैज्ञानिक शोध भी पुलिस के तनाव और क्रूरता के बीच सीधा संबंध दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुलिस वाले के दुर्व्यवहार का वीडियो देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि उस एक घटना से पहले सिस्टम ने उस व्यक्ति के साथ कितना दुर्व्यवहार किया होगा। सिस्टम पहले पुलिसकर्मी को तोड़ता है और फिर उसके टूटे हुए व्यवहार के लिए उसे ही दोषी ठहराता है। अब आते हैं मूल सवाल के उस हिस्से पर कि क्यों एक सिपाही या सब इंस्पेक्टर को तुरंत सजा मिल जाती है लेकिन एक बड़े आईपीएस अधिकारी या नेता को नहीं। इसका जवाब है भारतीय पुलिस के अंदर की सामंती वर्ग व्यवस्था में। यहां एक नहीं 2 पुलिस फोर्स हैं। सबसे नीचे 86% कांस्टेबलरी और सबसे ऊपर 1% आईपीएस। कांस्टेबलरी जो पुलिस फोर्स का 86% है, जमीन पर सारा काम करती है, लेकिन उनके पास प्रमोशन के कोई खास मौके नहीं होते। ज्यादातर सिपाही हवलदार के रूप में ही रिटायर हो जाते हैं। आईपीएस अधिकारी को नौकरशाही और नियमों का एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है, जबकि एक कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर पूरी तरह से अपने स्थानीय वरिष्ठों और राजनीतिक आकाओं की दया पर निर्भर है। ये डिजाइन नेताओं के लिए बहुत सुविधाजनक है। वे नेतृत्व यानी आईपीएस को अपने साथ रखते हैं और जब भी कोई संकट आता है तो जनता के गुस्से को शांत करने के लिए निचले रैंक के किसी पुलिसकर्मी की बलि दे देते हैं। ये एक वफादार अफसर वर्ग और एक डिस्पोजेबल सैनिक दल बनाता है। तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं? क्यों कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि पुलिस सुधार का पूरा विमर्श एक सुनियोजित धोखा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस भारत संघ मामले में पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए 7 निर्देश दिए थे। ये निर्देश एक क्रांति ला सकते थे, लेकिन हुआ क्या? देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर इन सुधारों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। 2020 तक एक भी राज्य ने इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया था। राज्यों ने कागज पर तो आयोग बना दिए, लेकिन उन्हें इतना शक्तिहीन बना दिया कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी ना कर सकें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने तो स्थायी डीजीपी की नियुक्ति ना करके सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ाया है। और घोषणा पत्र, वो तो और भी बड़ा मजाक है। कांग्रेस ने 2017 के यूपी चुनाव में प्रकाश सिंह के निर्देशों को लागू करने का वादा किया। बीजेपी ने 2019 के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में पुलिस को नागरिक अनुकूल बनाने और सुधारों का वादा किया, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो यही पार्टियां सुधारों को कमजोर करती हैं। क्यों? क्योंकि असली सुधार का मतलब है पुलिस पर से अपना नियंत्रण छोड़ना, और अपनी इस प्राइवेट आर्मी को कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। वे मॉडर्नाइजेशन यानी नई बंदूकें, नई गाड़ियां की बात करेंगे क्योंकि इसमें पैसा भी है और नियंत्रण भी बना रहता है, लेकिन वो स्वायत्ता और जवाबदेही की बात नहीं करेंगे। तो अब हम वापस अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि पुलिसकर्मियों को सजा जल्दी और सुविधाएं देर से क्यों मिलती हैं? क्योंकि त्वरित सजा नियंत्रण का एक उपकरण है और सुविधाओं से वंचित रखना अधीनता का एक उपकरण है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसे राजनीतिक वर्ग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। एक सुरक्षित समाज की यात्रा कानून के रखवालों को सम्मान और न्याय देने से ही शुरू होती है। एक पुलिस बल जिसकी देखभाल की जाती है वही अपने नागरिकों की देखभाल करेगा। जब तक वर्दी पहनने वाले को बलि का बकरा समझा जाएगा, तब तक नागरिक कभी भी वास्तव में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि यह सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।